अभी हमको नहीं हाँ, देखे हैं। देख लीजिए, कोई लॉगिन किया कि नहीं? नो सर, अभी नहीं किए। वो बहुत टाइम लग रहा है लॉगिन करने में। रोल नंबर मिला कि नहीं तुमको? नो सर, अभी कॉल भी नहीं किए। अभी संडे के बाद फ्री होंगे तब सब करेंगे। और बताओ। सब बढ़िया सर। सर इस बार संडे को ऑर्गेनिक की क्लास मत लीजिएगा, इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज सर। मैं भी वही सोच रहा था। नहीं यस सर, प्लीज सर, मेरा छूट जाता फिर मुझे समझ नहीं आता है। सही बात है। मेन बात है कि भैया प्लीज। मेन बात हो जाता है कि एक बार जैसे ऑनलाइन क्लास जो होता है थोड़ा सा हम रेगुलर कर भी लेते हैं, और फिर अगर वीडियो रिकॉर्डिंग से पढ़ना हो तो वो थोड़ा आसान नहीं पड़ता है, वो टल जाता है, फिर यस सर। चलने लग जाता है। और क्लास के हिसाब से तो आदमी पढ़ भी लेता है, चलो क्लास है करना है तो उसके हिसाब से एक रेगुलर मेंटेन हो जाता है। लेकिन रिकॉर्डिंग से अगर कोई पढ़ना पड़े तो टल जाता है, वो आज नहीं कर लेंगे कल कर लेंगे, फिर नहीं तो कल, नहीं तो परसों कर लेंगे, ऐसे ऐसे करते करते वो हो नहीं पाता है। तो ये होता है, ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है, उसको फोर्सफुली करना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रॉपर्टीज में आइए। प्रॉपर्टीज में लिखिएगा O2 जो होता है Yes, वो sir. पैरामैग्नेटिक होता है। पहला पॉइंट लिखिए, O2 पैरामैग्नेटिक होता है। ये तो आपको क्लियर होगा, क्यों? क्योंकि आप मॉलिक्यूलर Yes, sir. ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ चुके हो। O2 यस सर। पैरामैग्नेटिक होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एक्सेप्शन है ना ये? नहीं, O2 पैरामैग्नेटिक होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखवाया गया है। पाई हाँ सर, उसमें है केमिकल बॉन्डिंग में। 2px1 2py1। वीबीटी से ये So O2 sigma. उसके हिसाब से क्या होता है, ये पैरामैग्नेटिक होता है। दूसरा पॉइंट देखो, O2 गैस जो होता है वो कलरलेस होता है। O2 गैस कलरलेस होता है, और यही गैस जो है ना, अगर लिक्विड में चेंज होता है, O2 लिक्विड में और O2 सॉलिड में, तो इसका मॉलिक्यूलर चेंज नहीं होता, मॉलिक्यूलर फॉर्म वही रहता है, O2 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 ही रहता है। ठीक है, नो चेंज इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, लिख लो यहाँ पे, नो चेंज इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। थोड़ा पॉइंट्स देख लो एक बार, अगर आप समझ जाओगे तो काम हो जाएगा आपका। नो चेंज इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। O2 जो होता है गैस कलरलेस होता है। O2 गैस क्या होता है, कलरलेस। और वही O2 लिक्विड की बात करोगे तो ये पेल ब्लू होता है, इसका मतलब हल्का ब्लू होता है ना, और ये डार्क ब्लू होता है। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा। अगर O2 नो चेंज इन मॉलिक्यूलर फॉर्म का मतलब ये है कि O2 O2 में ही रहेगा, उसका मतलब यही होता है नो चेंज इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। इसका मतलब O2 जो है O2 में ही रहेगा। O2 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 गैस में कलरलेस होगा, कलरलेस गैस। लिक्विड में ये पेल ब्लू होगा और सॉलिड में ये डार्क ब्लू होगा। तो ये एक अलग से याद कर लो, ठीक, याद हो जाएगा। बोलो। यस सर। ये 3 याद कर लीजिए। उसके बाद लिखिएगा थर्ड पॉइंट। देखो O2 जो होता है, एक O2 आपने बहुत सारा रिएक्शन पढ़ा भी है कि O2 जो होता है वो लगभग लगभग सभी एलिमेंट को ऑक्सीडाइज तो कर ही देता है। नहीं, लगभग लोग सभी एलिमेंट को ऑक्सीडाइज तो कर ही देता है। ऑक्सीजन जब आप आता है तो बहुत सारा कंबशन रिएक्शन होता है, चाहे जो भी रिएक्शन होता है, ये हर एक एलिमेंट को ऑक्सीडाइज तो कर ही देता है। लेकिन जो नोबल मेटल होते हैं, नोबल मेटल मतलब गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, या कोई इनर्ट गैसेस होता है, उनके साथ O2 रिएक्ट नहीं करता है। ये तो आपको पता होगा। ये बात क्लियर है क्या? बोलो बोलो बोलो। नहीं बोलोगे? नो सर। यस सर। यहाँ पे लिखो। देखो O2 तो लगभग लगभग O2 के साथ जैसे कार्बन आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, चाहे कोई भी मेटल नॉन मेटल आता है। ऑक्सीजन जैसे NO है, N2O, NO2, N2O3, N2O4, ये सब क्या है, लगभग लगभग नाइट्रोजन के रिएक्शन से सब ये सब ऑक्साइड्स बन जाते हैं। तो जो इनर्ट गैस होता है, जैसे इनर्ट गैस Yes. का हीलियम हुआ, नियॉन हुआ, आर्गन हुआ, क्रिप्टॉन हुआ, जिनॉन हुआ, ये O2 के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, इनर्ट गैसेस नहीं रिएक्ट कर पाते हैं। और जो नोबल मेटल है जैसे प्लेटिनम, प्लेटिनम एक नोबल मेटल होता है, नोबल मेटल भी इससे रिएक्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए वहाँ पे ऑल एलिमेंट्स। सर लेकिन XCOF4 तो बनता है ना? जिनॉन वाला तो अलग एक्सेप्शन है। जिनॉन वाला तो इनर्ट गैसेस में जिनॉन जो होता है, जिनॉन ही कंपाउंड फॉर्म करता है। ओनली जिनॉन फॉर्म अ कंपाउंड विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। जिनॉन बना लेता है कंपाउंड, लेकिन मोस्ट ऑफ द इनर्ट गैसेस नहीं करता है।
जिनॉन वाला बनता है, जिनॉन वाले में क्या है कि आयोनाइजेशन एनर्जी कम है और साइज ज्यादा है, तो यहाँ लिखना यस है, सर। हाँ आप लिखिएगा ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स, ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स react with oxygen, almost all elements react with oxygen except noble metal मतलब गोल्ड, प्लेटिनम, इनर्ट गैस, ये नहीं रिएक्ट करते हैं। इनर्ट गैस में एक्सेप्ट जिनॉन भी आप ले सकते हो, जिनॉन को छोड़कर ही बात करना है, जिनॉन को छोड़कर ही बात करना है, ठीक है ना? क्लियर? बोलो, समझ में आ रहा है बात? तो ऑलमोस्ट Yes, ऑल sir. एलिमेंट्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एक्सेप्ट गोल्ड, प्लेटिनम, इनर्ट गैस। और ये बातें हो गई कलरलेस, और ये याद रखिएगा, ये याद कर लीजिएगा। ऐसे पूछा हुआ नहीं है क्वेश्चन, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया है तो पूछने की संभावना है, ठीक है? लिख लो यहाँ पे। जी सर। और एक चीज और लिख लीजिएगा, फोर्थ पॉइंट, जो O2 होता है वो नॉन पोलर होता है ना, है या नहीं? नॉन पोलर है कि नहीं? O2 पोलर है कि नॉन Yes, पोलर है? इसमें कोई पोलैरिटी तो है नहीं, इसका मतलब ये क्या होगा? इनसॉल्युबल इन वाटर होगा ना। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर भी लिख सकते हो, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये सॉल्युबल वाटर में नहीं होगा, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में क्यों इनसॉल्युबल हो गया? क्योंकि पोलर और नॉन पोलर डिसॉल्व नहीं होते ना, वाटर पोलर है और O2 क्या है? नॉन पोलर। लिख लो, इसको लिख लीजिए, वाटर इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। हाँ बोलो सर, जैसे ये जो O2 है, अगर ये O2 प्लस में जाता है तो इसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर बढ़ता है, क्या कहते हैं? तो O2 पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर बढ़ने, क्या सर? हाँ बोलो बोलो, सुन रहा हूँ मैं। कह रहा हूँ सर, O2 से O2 प्लस जाता है, इसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो सर जो O बॉन्ड लेंथ के बीच में इनकी मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है या बॉन्ड लेंथ होती है, तो वो बढ़ती है कि घटती है सर? देखिए, एक चीज, पहली बात तो ये है, O2 प्लस पैरामैग्नेटिक और बॉन्ड एनर्जी का कोई रिलेशन नहीं है, पहली बात तो ये है। पैरामैग्नेटिक और सर प्लस चार्ज बढ़ने पे, सर प्लस चार्ज अगर उसका बढ़ा है तो उससे पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। थोड़ा सा एक देखिए, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज का कहानी बाद में है। प्लस चार्ज बढ़ने से बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है, पहले बॉन्ड ऑर्डर निकाला जी जाता सर। है। आप जब प्लस चार्ज करिएगा ना, तो एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, और एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन कम होगा तो O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर आएगा, जैसे O2 का बॉन्ड ऑर्डर आता है 2 आता है, आप चेक किए होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड हाँ ऑर्डर 2 आता है। O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2.5, और जी 2.5 सर। है। तो आपको पता है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बॉन्ड ऑर्डर के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ बॉन्ड ऑर्डर हाँ एक में 2 है, एक में 2.5 है, तो किसके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगा? O2 प्लस का होगा। सर, तो O2 प्लस का। O2 प्लस का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के हाँ लिए कहीं कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं, वो पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक, उससे कोई लेना देना नहीं। जैसे अब N2 है, N2 डायमैग्नेटिक होता है और उसका बॉन्ड ऑर्डर है 3, और अगर उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो वो O2 प्लस से भी ज्यादा उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। N2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी O2 प्लस से भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है? ये बात तो जी लॉजिकल है। तो उसके लिए आपको मैग्नेटिक नेचर नहीं देखना है कि कौन डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा शो कर रहा है या कम शो कर रहा है, उसके लिए मैग्नेटिक नेचर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ओके, जी तो सर। मैंने यहाँ पे लिखने के से हमें पूरा हो गया। मैंने अब ये रिएक्शन देखो एनसीईआरटी में क्या किया है, एनसीईआरटी में क्या क्या है कि हमने लिखा ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एक्सेप्ट गोल्ड, प्लैटिनम, इनर्ट गैस। उसके बाद उसमें बहुत सारे रिएक्शन लिखे, जैसे कॉपर प्लस O2 CuO बनाया है, Ag प्लस O2 Ag2O बनाया। तो आपको मैंने पूरा लाइन लिख दिया है, एक लाइन में हमने पूरा रिएक्शन समझा दिया आपको कि जितने भी एलिमेंट होंगे अगर वो ऑक्सीजन के साथ आएंगे तो ऑक्साइड्स बनाएंगे, एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ आएगा तो ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे आपको मैंने O2 का रिएक्शन एस ब्लॉक में पढ़ा रखा है, तो अल्कली मेटल्स में Li2O बनाता है, जी सर। Na2O2 बनाता है, ये आपको पता है KRbCH KO2 बनाता है। CO2 बनाता है। हाँ तो ये अलग से रिएक्शन आपको आगे आपके पास आ चुका है। तो ये क्या किया है ना, एनसीईआरटी में थोड़ा थोड़ा दे दिया है। तो एनसीईआरटी में अगर दे भी दिया है तो हम तो जानते हैं ना पहले से, हमें तो अलग से करने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन के साथ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स रिएक्ट कर जाता है। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो नोबल मेटल है या फिर इनर्ट गैस है, वो नहीं रिएक्ट करेंगे। जैसे कॉपर प्लस O2 CuO बनेगा, Pb प्लस O2 PbO और PbO2 बनेगा, जैसा कि रिएक्शन बताया गया कार्बन फैमिली के अंदर। कार्बन फैमिली में भी तो मैंने ऑक्सीजन के रिएक्शंस बताए हैं, हमने बोरॉन फैमिली में भी तो ऑक्सीजन के रिएक्शन बताए हैं।
और हमने आपको इस जी ग्रुप सर। में भी तो ऑक्सीजन के रिएक्शन बताए हैं। तो ऐसे ऐसे करके तो ऑक्सीजन के बहुत सारे रिएक्शंस आपके सामने है या नहीं? आपके सामने ऑक्सीजन यस के तो सर। बहुत सारे रिएक्शंस। तो मैंने आपको एक ही लाइन में यस पूरा लिखवा दिया, ऑक्सीजन का पूरा रिएक्शन आपके सामने आ गया है। तो मैं ऑक्सीजन से अब आगे बढ़ूंगा, आएगा ओजोन। नेक्स्ट हेडिंग आता है ओजोन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ओजोन। ओजोन वाला भी रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में गिवन है। देखिए कुछ एनसीईआरटी में नहीं भी गिवन होता, वो भी पूछता है, ऐसा नहीं पूछता है। लेकिन जैसे आप देखोगे आगे जाकर हम पढ़ेंगे H2S। H2S में क्या होता है ना कि H2S वाला एनसीईआरटी में नहीं दिया है, वो पूछता खूब है उससे क्वेश्चन। H2S जब देखोगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड, अब देखिएगा जाकर अपने एनसीईआरटी को, तो H2S में आपको दिया ही नहीं है रिएक्शन, H2S हटा दिया है एकदम, एनसीईआरटी में नहीं है। लेकिन H2S से क्वेश्चन आता है, तो कुछ एनसीईआरटी में नहीं भी दिया है तो पूछता है। लेकिन अब देखो ओजोन, देखो ओजोन का मतलब क्या होता है? ओजोन का मतलब होता है O3। ओजोन का मतलब क्या होता है? O3। O3 का प्रिपरेशन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। O3 पूछा बहुत जाता है, वो सर बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है इससे, और बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। देखो सबसे पहले तो प्रिपरेशन देखो, एक तो प्रिपरेशन इसका बहुत टफ है। देखो O3 बनता बहुत जल्दी नहीं है। O3 बनने के लिए देखो यहाँ बनाया O3, इससे बनाओगे 3O2 से, 3O2 गिव 2O3। देखो यहाँ से, ये देखो 3O2 गिव 2O3। और आपको पता है कि ये O2 गैस है और ये O3 भी क्या है? गैस है। अब आप खुद समझो, अगर ये 3O2 2O3 बना रहा है तो मुझे बताओगे कि ये एनर्जी रिलीज कर रहा है कि एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है? बताओगे? यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा सर कि एब्जॉर्ब होगा? डेल्टा एच निगेटिव है इसका, तो एनर्जी रिलीज करेगा। डेल्टा एच यहाँ पे नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? आपको देखो सर नेगेटिव निगेटिव होगा। होगा सर। नेगेटिव होगा। सुनना थोड़ा सा मेरी बात, अब थोड़ा सा मेरी बात सुन लो, फिर आप अपना जजमेंट दे देना। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, यहाँ पे O2 गैस स्टेबल है कि O3 गैस स्टेबल है? स्टेबल कौन है? ओजोन गैस या ऑक्सीजन गैस? सर स्टेबल तो ज्यादा O2 होना चाहिए क्योंकि वो O2 इनर्ट है। ही है। O2 गैस ज्यादा स्टेबल है ही। O2 गैस की स्टेबिलिटी ज्यादा होता ही होता है, क्योंकि एक दूसरे शब्दों से भी आप देख सकते हो O3 गैस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 1.5 के आसपास होता है। 1+1/3 के आसपास आएगा तो 4/3 आता है। O3 गैस का बॉन्ड ऑर्डर भी तुम देखोगे कभी, ओजोन का स्ट्रक्चर ये होता है, तुम अगर कभी देखना, O डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, तो यहाँ पे 1+π/सिग्मा वाला लगेगा रिजल्ट। 1+1/1 और 2, 1+1/2, 1.5 आता है बॉन्ड ऑर्डर इसका, और इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2। O2 गैस ऐसे भी ज्यादा स्टेबल है, ओजोन बहुत स्टेबल नहीं, इसलिए रिवर्सिबल साइन भी दिया है। देखो आप, इसलिए मैंने रिवर्सिबल साइन भी दिया। तो यहाँ पे डेल्टा एच हाईली पॉजिटिव होगा, ये टूटेगा नहीं इतना आसानी से, क्योंकि दो बॉन्ड ऑर्डर को 1.5 में ले जा रहे हो आप, समझ रहे हो आप? दो बॉन्ड ऑर्डर को 1.5 में ले जाना आसान है क्या? दो बॉन्ड ऑर्डर वाला हाईली स्टेबल होता है, और उसको 1.5 में लेके जा रहे हो, तो डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव। इंट्रोपी क्या होगा यहाँ पे? इंट्रोपी, इंट्रोपी क्या होगा? निगेटिव। निगेटिव। इंट्रोपी होगा निगेटिव। क्यों निगेटिव होगा? क्योंकि रैंडमनेस कम हो जा रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 यस मॉलिक्यूल, वहाँ पे 2 है, तो रैंडमनेस कम हो जा रहा है। तो O2 के डेल्टा एस निगेटिव होगा, और डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और आप खुद समझदार हो, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव, तो कंप्लीट पॉजिटिव है। ये रिएक्शन हाईली नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव है, देख रहे हो आप? डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो ये बनेगा ही नहीं जल्दी। इसको बनाने के लिए बहुत मेहनत होगा आपको, तो इसलिए ये रिवर्सिबल साइन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। काफी हाई टेम्परेचर पे बनाना पड़ेगा आपको। हाई टेम्परेचर मतलब आपको एक्सटर्नल बिना दिए बन ही नहीं पाएगा। देखो रहे हो, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, और किसी स्थिति में ये निगेटिव नहीं हो पाएगा, चाहे कोई टेम्परेचर दे दो आप। डेल्टा जी को निगेटिव बनाया नहीं जा सकता, इसलिए O3 में कन्वर्जन बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है। O3 में O2 का कन्वर्जन बहुत रेयर होता है। तो क्यों होता है ये बात आपको समझ में भी आ गया होगा, तो डेल्टा जी नॉन स्पॉन्टेनियस दे रहा है। अब देख लीजिए, डेल्टा एच भी पॉजिटिव जी है, सर। डेल्टा एच निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव तो पॉजिटिव हो जाता है। उसके बेसिस पे तो O3 का जो रिएक्शन है वो तो होता ही नहीं है इस तरह से। अगर आप देखोगे तो O3 का रिएक्शन तो होगा ही नहीं। तो ओजोन गैस का जो प्रिपरेशन है वो बहुत टफ होता है। ओजोन गैस का प्रिपरेशन जो है बहुत टफ होता है, ठीक है? इसको लिख लो पहले, इसको लिख लीजिए सब लोग। इसके बाद में करते हैं बातें यहाँ पे, O3 के बारे में और थोड़ी बातें करते हैं। यस जो ओजोन गैस जो है, ओजोन गैस का एक बहुत अच्छा फीचर्स होता है। फीचर्स ये होता है कि ओजोन गैस, अगर इसकी प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन की बात करें, देखना इसको, प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन समझना, इसका बड़ा अच्छा लगेगा आपको, समझ में खूब आता है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज में देखो, प्रॉपर्टीज में ओजोन गैस जो होता है, ओजोन गैस बहुत जल्दी टूट जाता है। ओजोन गैस टूट के तुरंत बना देता है O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है।
और ये इसीलिए हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओजोन जो है ना वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्यों? क्योंकि O3 के टूटने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत जल्दी टूट जाता है। नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीडेशन ही तो कराता है। तो O3 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये किसी के साथ आएगा ना खुद को क्या कर लेगा? रिड्यूस, और दूसरे को तुरंत कर देगा ऑक्सीडाइज। किसी के साथ इसको ले आओ O3 को, O3 अपने आप को क्या करेगा? रिड्यूस, और दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। चाहे किसी के साथ ले आओ। ओके, आप समझ रहे हो जी क्या सर। कह रहा हूं मैं? जैसे Yes, मान लो sir. O3 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। अगर मान लो आपने लिखा है HCl और इसके साथ O3 का रिएक्शन करवाया आपने, तो यहाँ बन जाएगा आपका तुरंत Cl2 बना लेगा। देखो -1 है ना, तो 0 पे चला जाएगा। -1 कहाँ जाता है? 0 पे। -1 क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा, तो HCl O3 से रिएक्ट करके Cl2 बना लेगा, और यहाँ बन जाएगा H2O। तो O3 0 से -2 पे चला जाएगा, 0 to -2 पे जाएगा ना। HCl प्लस जी O3 Cl2 बनाएगा, ठीक है। उस तरह से HBr को ले लो, HBr प्लस O3 Br2 बनाएगा, और प्लस Br2 वाटर plus बनेगा। H2. ठीक है, समझ में आ रहा है? HI ले लो, Yes, sir. HI ले लो प्लस O3, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग है। I2 plus H2O. H2 प्लस H2। अब कोई भी रिएक्शन ले लोगे ना बेटा, O3 उसको क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करके रख देगा। अब जैसे K2MnO4 ले लो, K2MnO4 प्लस O3 ले लो, तो क्या करेगा? ये +6 पे है, इसको 7 पे ले जाएगा। KMnO4 प्लस O2 बना लेगा यहाँ पे, K2MnO4 KMnO4 प्लस O2। बात समझ रहे हो क्या क्या कह रहा हूँ मैं? Yes, sir. Yes, उसके sir. बाद एक रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, H2S प्लस O3। क्या बनाएगा? आप सोचो थोड़ा सा। H2S S plus O2. S प्लस O2, S plus H2O. S प्लस वाटर, तो सही बोल रहे हो आप, S प्लस वाटर। ये H2S -2 पे था, देखो -2 से कहाँ जाएगा? 0 पे जाएगा कि नहीं जाएगा? तो Yes, H2S sir. प्लस O3 का बना लेगा S प्लस वाटर ना। अच्छा बताओ HNO2 बताओ, HNO2 प्लस O3 क्या बनाएगा? ओके, HNO3 प्लस O3 क्या बनाएगा? बताओगे कोई? HNO3 प्लस O3 बोलो भाई। अरे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे हाँ. कितने पे है बताओ? +3 पे है ना। कहाँ जाएगा ये? जी, +3 sir. से +5 पे जाएगा ना। यहाँ HNO2 हाँ. बन जाएगा, और प्लस में क्या बन जाएगा? O2 बन गया। अच्छा, HNO2. हाँ, yes, sir. +3 से +5 पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना O3 का जी, रिएक्शन जी, sir. होना ही जी. नहीं चाहिए कभी भी। अगर ओजोन का रिएक्शन आ गया तो इससे आसान कुछ नहीं होता। ओजोन किसी के साथ आएगा तो अपने आप को रिड्यूस करेगा, या तो O-2 में करेगा या O2 में करेगा, बस दो ही में करता है ये, O-2 में या O2 में। अब जैसे मान लो NO दे दिया और NO का रिएक्शन O3 से करवा दिया, तो क्या बनाओगे? NO का रिएक्शन Sir, O3 से, NO प्लस O3। NO2. हाँ, NO2 plus. O2, हाँ. NO2 प्लस O2 यही बनेगा। बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. H3PO3 ले लो, H3PO3 को ओजोन के साथ रिएक्शन करवाओ, क्या बनाएगा? H3PO3 को ओजोन के साथ रिएक्शन करवाओ, क्या बनाएगा? बताओ। H3PO4 plus O2. H3PO4 प्लस O2, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग जी, एजेंट है sir. ना, ओजोन ऑक्सीडाइजिंग हाँ. एजेंट होता है। और अब एक्सेप्शन की थोड़ी सी बारी देख लो, H2O2 भी ले लो एक बार, H2O2 प्लस O3, तो बताएगा क्या बनेगा? H2O2 प्लस O3, H2O2 प्लस O3, हाँ H2O4 प्लस O2। हाँ H2O प्लस O2, H2O प्लस O2 बनेगा ना। H2O2 प्लस O3, H2O प्लस O2 बनेगा। बस आपको O3 को किस में ले जाना है? O2 में ले जाना है ना। O3 को O2 में ले जाओगे तो O2 कहाँ जाएगा? वाटर में जाएगा। अच्छा, एक एक्सेप्शन है, स्टार लगा लेना। PBS प्लस O3 आपके हिसाब से क्या बनना चाहिए? मुझे बताओ। सर, मेरे हिसाब से बनना चाहिए, नहीं, O प्लस SO2। हाँ PBS सर PBO प्लस SO2। हाँ यही है PBO प्लस SO2। PBO प्लस SO2 बनना चाहिए। नहीं, यहाँ पे PB प्लस 2 पे तो खुद से ही है, PB प्लस 2 पे तो खुद ही है ना। तो PBO प्लस SO2 मतलब सल्फर -2 को आप ले जाना चाहते हैं SO2 में, यही कहना चाह रहे हो आप? तो ये H2S जैसा लग रहा सर है। बताएं, हाँ बोलो सर बताएं, बोलो बोलो। S plus PbO2, S प्लस S plus PbO plus O2. PBO प्लस O2,
ये बनेगा PbSO4। ये एक्सेप्शन हमने पहले लिख दिया है, देखो यहाँ पे स्टार लगा लेना। PbS ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक को व्हाइट कर देता है, ये व्हाइट होता है। PbSO4 व्हाइट होता है, कलरलेस होता है। तो PbS प्लस O3 PbSO4 बनता है। ये याद रखना अलग से, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। H2S प्लस O3 सिमिलर रिएक्शन है S प्लस वाटर, लेकिन PbS में सिमिलर रिएक्शन नहीं होता है, H2S जैसा नहीं होता है। PbS प्लस O3 PbSO4 बनेगा, ब्लैक को व्हाइट में बदल देता है। तो PbS प्लस O3, ये एक्सेप्शन स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट लिख लो। PbS प्लस O3 गिव PbSO4, इसको लिख लीजिए सब लोग, सभी लोग लिख लीजिए। तो O3 का रिएक्शन, O3 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? O3 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये बात समझ में आ रहा है क्या? O3 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बात समझ में आया किसी को? नहीं? यस सर, आ कुछ गया। नहीं सोचना है बेटा, अब सब सीधे सीधे O3 को O2 में ले जाओ, और अगर H मिल रहा है तो वाटर में ले जाओ, बस इतना ही करो। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो O2 में ले जाओ, हाइड्रोजन है तो बेटा वाटर में ले जाओ। ये कोई बड़ा चीज है क्या? और PbS प्लस O3, एक याद रखो, PbS, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जरूर याद रखना। PbS प्लस O3 PbSO4 बनता है। अगर आप नोट बना रहे हैं, कहीं पे भी नोट्स बना रहे हैं, इनको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि ओजोन ब्लैक प्रेसिपिटेट को PbS को कहाँ ले जाता है, तो PbSO4 में। आंसर होगा PbSO। ओके, याद रहेगा। अब कुछ एक बातें और है जो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। नॉन मेटल का रिएक्शन अगर हम ओजोन के साथ करते हैं, तो एक पेरेंट एसिड बन जाता है, और वाटर भी ले लेते हैं तो नॉन मेटल विथ नॉन मेटल, कोई भी नॉन मेटल ले लो और उसका रिएक्शन ओजोन के साथ कराओ, तो एक ऑक्साइड्स ऑफ पेरेंट एसिड बनता है। ऑक्साइड्स ऑफ पेरेंट एसिड बनता है, पेरेंट एसिड का ऑक्साइड बनता है। नॉन मेटल प्लस O3, ये ऑक्साइड ऑफ पेरेंट एसिड होता है। ओके, बोलो भाई। जी सर, जी तो सर। बताओ, मुझे एक रिएक्शन बताओ, I2 प्लस O3 क्या बनेगा? I2 प्लस O3 क्या बनेगा? P4 प्लस O3 क्या बनेगा? N2 प्लस O3 क्या बनेगा? पेरेंट एसिड बोला है मैंने, अब आप सोच के बनाना, मुझे बताना। सर कार्बन I2 का बनेगा I2 का बनेगा HiO4 प्लस O2। HiO4 प्लस O2। ऑक्साइड्स बनाना है ना, अभी तो वाटर लिए नहीं, वाटर लोगे तब ना एसिड बनेगा। ऑक्साइड्स बनाना है, और पेरेंट एसिड HiO3 होता है, और HiO3 का हाँ, HiO3। ऑक्साइड होता है I2O5। ऑक्साइड्स ऑफ पेरेंट एसिड बोला है ना, वाटर मिला दोगे तो HiO3 बन जाएगा। वाटर मिला I2O5 में, वाटर मिला दोगे तो HiO3 बन जाएगा। बोलो, उसी तरह से कार्बन प्लस O3। अब आप तुम बनाओ, आप लोग बनाते रहो। कार्बन प्लस O3, N2 प्लस O3, एसिड प्लस O3 लिख लो, एसिड प्लस O3, ये लिख लो। कार्बन प्लस O3, एसिड प्लस O3, P4 प्लस O3, N2 प्लस O3, इनके रिएक्शंस को आप कंप्लीट करिए। D प्लस O3 भी ले लो, P प्लस O3 भी ले लो, D प्लस O3 भी ले लो, ये भी ले लो, P प्लस O3 ले लो, Si प्लस O3 ले लो। इन सब के साथ आपको क्या बनाना है? ऑक्साइड्स बनाना है। तो P प्लस O3 में क्या बनेगा बताओगे? P4 प्लस O3 में बताएगा P2O5। H3PO4 का ऑक्साइड क्या होता है? P4O10 या P2O5? सर P2O5। हम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे ले जाओ ना, क्या दिक्कत है? यहाँ क्या बनेगा? जी सर, जी। N2O5। N2O5 बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या CO2। बनेगा? SO3। यहाँ पे क्या बनेगा? B2O3। यहाँ B2O3। पे क्या बनेगा? SiO2। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे ले जाओ भाई, यही तो आज तक करते आ रहे हैं। अगर आप P को मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे ले जाओ तो कहाँ ले जाओगे? +5 पे ही ले जाओगे ना। तो क्या बनेगा? P2O5। N को मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे ले जाओगे तो कहाँ ले जाओगे? +5 पे ले जाओगे ना। +5। कार्बन को मैक्सिमम कहाँ ले जाओगे? CO2 +4 पे ले जाओगे। सल्फर को मैक्सिमम कहाँ ले जाओगे? SO3 पे। और इन सब में अगर वाटर डालोगे ना, सब में वाटर डालोगे तो I2O5 HiO3 बन जाएगा, P2O5 H3PO4 बन जाएगा, N2O5 HNO3 बन जाएगा, CO2 H2CO3 बन जाएगा, SO3 H2SO4 बन जाएगा, B2O3 H3BO3 बन जाएगा, और SiO2 H4SiO4 बन जाएगा। ये आपको पता है? बोलो, याद आया? जी सर। ये रिएक्शन भी यस सर। एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कुछ नहीं है बेटा, आसान है। अगर कोई नॉन मेटल आता है तुम्हारे पास, एक लाइन याद कर लो,
नॉन मेटल प्लस O3 ऑक्साइड्स ऑफ पेरेंट एसिड। तो P4 का अगर O3 के साथ रिएक्शन, ये पूछेगा आपसे, ये पूछने वाला क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि कंसेप्चुअल है ना, कंसेप्ट तो बन ही गया थोड़ा सा। I2 प्लस O3, आप देखो आयोडीन वाला जो होता है ना HiO4 बहुत रेयर बनता है, HiO3 ज्यादा स्टेबल होता है। तो आयोडीन का पेरेंट एसिड HiO3 होता है। इक एसिड लिखना है, इक एसिड वाला लिखना है, इक एसिड का ऑक्साइड्स बनाना है, I2O5 बनेगा। I2O5 क्योंकि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आयोडीन का होता है, फॉस्फोरस का +5, नाइट्रोजन का +5, कार्बन का +4, सल्फर का +6, बोरोन का +3, Si का +4, ऐसे ऐसे बनाओ। ठीक, समझ में आया? ओजोन का रिएक्शन समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। ओजोन का रिएक्शन समझ में आया? नहीं? जी सर, जी आ गया। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। सर ये पेरेंट एसिड वाले में सर नहीं समझ आया। पेरेंट एसिड का मतलब इक एसिड से होता है, पेरेंट एसिड का मतलब इक एसिड होता है। और इक एसिड तुमको नहीं पता है कि नाइट्रोजन का इक एसिड कौन होता है? HNO3 होता है। HNO3 इज अ नाइट्रिक एसिड। HNO3 का एनहाइड्राइड क्या होगा? N2O5 ही होगा। ऑक्साइड क्या होगा? N2O5 होगा। कार्बन का H2CO3 इक एसिड होता है, तो उसका ऑक्साइड क्या होगा? मतलब जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे जो एसिड है सर, उसका 2 मोल लेके 1 मोल पानी निकाल दे जो बचेगा वो लिखना है यहाँ पर, मतलब मतलब ऑक्साइड्स ऑफ पेरेंट एसिड में। वही होता ही है, मतलब ही वही होता है। तो वही है, जैसे ठीक है आप सर। कार्बन डाइऑक्साइड ही तो बनाते हो भाई, और कार्बन हाँ डाइऑक्साइड ही तो H2CO3 का एनहाइड्राइड है। H2CO3 का यस सर, एनहाइड्राइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन H2SO4 का डाइऑक्साइड एनहाइड्राइड क्या है? SO3। H3BO3 SO3। का एनहाइड्राइड क्या है? B2O3। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है ना उसको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे ले जाओ, मतलब जीरो को किस ठीक पे है ले सर। जाओ? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट को मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बदल दो। अब फॉस्फोरस का मैक्सिमम यस ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +5 ही होगा ना। नाइट्रोजन का क्या होगा? यस जी सर। सर। कार्बन का +4, सल्फर का +6। तो अगर आपको दिक्कत भी हो जाए कि प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा, तो ऑप्शन तो होगा ही ना आपके पास। देख लेना कि P4 प्लस O3 में किसमें 0 से +5 बन रहा है, जिसमें +5 बन रहा हो वो टिक कर देना। यहाँ पे वाटर मिला दोगे सब एसिड बन जाएगा, वाटर मिलाओगे एसिड बन जाएगा। वाटर नहीं मिला है तो अभी ऐसे रह जाएगा। वाटर मिला दोगे तो I2O5 का HiO3 बन जाएगा, P2O5 का H3PO4 बन जाएगा, N2O5 का HNO3 बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का H2CO3 बन जाएगा, SO3 का H2SO4 बन जाएगा, B2O3 का H3BO3 बन जाएगा, और SiO2 का H4SiO4 बन जाएगा। तो ये बात है, बस ध्यान रखो, काम हो जाएगा आपका। क्लियर है? जी सर। ये समझ में आ गया? यस सर। यस सर। थोड़ा सा देखेंगे तो याद आ जाएगा, और थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, और कुछ है थोड़ी ना करना है, थोड़ा थोड़ा तो आप देख ही सकते हो। अब यहाँ पे एक होता है डिटेक्शन ऑफ ओजोन का। डिटेक्शन ऑफ ओजोन कैसे होता है देखो। डिटेक्शन ऑफ ओजोन या एस्टिमेशन ऑफ ओजोन जैसे भी लिख लो, डिटेक्शन ऑफ ओजोन या एस्टिमेशन ऑफ ओजोन लिख लो, ज्यादा सही रहेगा। डिटेक्शन से अच्छा है एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। ओजोन का एस्टिमेशन भी किया जाता है कुछ मेथड से। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, एस्टिमेशन ऑफ ओजोन वाला एनसीईआरटी में नहीं दिया, तो भाई देख लो एक बार, आसान है इसलिए लिखवा दे रहे हैं। Ki प्लस O3 का रिएक्शन करवाओ, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? हाइपो सॉल्यूशन वाला ये पार्ट लेते हैं हम लोग। तो Ki प्लस O3 I2 बन जाएगा, और प्लस में क्या बन जाएगा? प्लस में बन जाएगा K2O बन जाएगा, K2O, K प्लस O माइनस, और ये बेसिक नेचर का होता है, और ये I2 बन गया। इसी I2 को क्या करते हैं हम लोग? हाइपो में डाल देते हैं, Na2H2O3, हाइपो सॉल्यूशन बोलते हैं ना इसको। ये क्या बनता है? Na2H4O6, और साथ में क्या बनेगा? Na। तो यहीं से क्या करते हैं ना, ओजोन का डिटेक्शन करते हैं। जैसे I2 का देखो, हाइपो का मोल दिया रहता है, तो I2 का मोल निकल गया, I2 का मोल निकल गया, तो ओजोन का एस्टिमेशन हो गया कि नहीं हो गया? तो Ki प्लस O3 गिव I2 प्लस K2O, और I2 प्लस Na2H2O3 Na2H4O6 प्लस Na। याद आ रहा है? हाइपो सॉल्यूशन इसको बोलते हैं, Na2H2O3 को हाइपो बोलते हैं, हाइपो सॉल्यूशन। तो हाइपो, सर हाँ बोलो। जैसे सर ये Ki प्लस O3 का रिएक्शन करा दिए तो I2 मिल गया, और I2 का इससे करा दिया तो हमें ये मिल गया, तो ओजोन कैसे मिला सर? ओजोन इसलिए मिला क्योंकि हाइपो का मोल गिवन होगा, इसका मोल गिवन होता है, इसका मोल तुमको गिवन है, तो आपको I2 का मोल गिवन हो गया कि नहीं हो गया? अगर आपका ये मोल हाँ गिवन है तो मोल मोल एनालिसिस लगाकर I2 का मोल निकाल हाँ लोगे, और I2 का जब मोल हाँ निकल जाएगा तो यही I2 का मोल यहाँ आ गया। सेम सेम। हाँ
और इसी I2 के मोल से ओजोन का मोल निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। ये सीरीज रिएक्शन सर। वाला पार्ट हो गया, मोल कंसेप्ट का सीरीज रिएक्शन वाला पार्ट है। इसके से इससे मोल निकाल लिए, इस मोल से इसके मोल आ गए, तो इसके मोल से इसके मोल नहीं आ गए, तो एस्टिमेशन ऑफ ओजोन हो गया नहीं हो गया? एस्टिमेशन ऑफ ओजोन हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। यस सर, यस सर। ठीक है, यस सर। ओजोन वाले की बातें समझ में आ गई होगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपके एग्जाम में शायद पूछता है, यूजेस के बारे में थोड़ा सा ओजोन का यूजेस समझ लो। जो ओजोन होता है वो बहुत सारे कलरलेस कंपाउंड को, कलरलेस जो कंपाउंड होता है तो इसमें नेसेंट ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीडेशन कर सकता है, तो ये कलरलेस कंपाउंड को नेसेंट ऑक्सीजन के थ्रू ऑक्सीडेशन करके ये कलर्ड कंपाउंड में बदल देता है। किसमें बदल देता है? कलर्ड कंपाउंड, और इसको बोलते हैं ब्लीचिंग एक्शन। इसको बोलते हैं ब्लीचिंग एक्शन। जब कलरलेस कंपाउंड कलर्ड कंपाउंड में बदल जाता है तो इसको बोलते हैं ब्लीचिंग एक्शन। और ये एक बात समझने वाली बात है कि जब एक कलरलेस से कलर्ड कंपाउंड बदलता है तो आगे जो होता है इसके एटमॉस्फेयर पे क्या होता है? O2 गैस होता है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो होता ही है, तो ऑक्सीजन क्या करता है? इसको कलर्ड से कलर्ड बने रहने देता है। ये रिवर्स रिएक्शन नहीं जाता है, ये रिवर्स रिएक्शन नहीं जाएगा। जैसे कलरलेस है तो कलर्ड कंपाउंड हो गया और O2 के साथ ये मिलते रहेगा तो ये कलर्ड में ही रह जाएगा, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है? ऑक्सीजन गैस होता है, तो ये कलर्ड अब कलरलेस में चेंज नहीं हो पाएगा। तो एक बार कलरलेस कंपाउंड O3 के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है? कलर्ड कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है वो? कलर्ड कंपाउंड बनाता है। इसको बोलते हैं ब्लीचिंग एक्शन। तो ओजोन जो है ब्लीचिंग एक्शन शो करता है, और ये स्टेबल ब्लीचिंग एक्शन होता है। स्टेबल का मतलब ये हुआ कि कलरलेस कलर्ड में बदल गया तो वो बदला रहेगा, इसको बोलते हैं स्टेबल ब्लीचिंग एक्शन। इसको बोलते हैं स्टेबल ब्लीचिंग एक्शन, या ब्लीचिंग एजेंट भी बोल सकते हो आप। स्टेबल ब्लीचिंग एजेंट हो गया ये। तो ओजोन जो है स्टेबल एक ब्लीचिंग एजेंट दिखाता है। क्यों? क्योंकि ये कलरलेस को कलर्ड कंपाउंड में बदल देता है। तो कोई भी अगर ओजोन के साथ रिएक्शन करता है और वो कलरलेस कंपाउंड है तो वो कलर्ड कंपाउंड में बदलेगा, और इस को हम बोलते हैं स्टेबल ब्लीचिंग एक्शन। स्टेबल ब्लीचिंग होता है यहाँ पे, इसलिए स्टेबल होता है क्योंकि कलर्ड कंपाउंड फिर से कलरलेस में नहीं बदलता है। कुछ भी करके आप कलर कंपाउंड को कलरलेस में नहीं बदल पाओगे, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लीचिंग एक्शन, स्टेबल ब्लीचिंग एक्शन। कुछ अनस्टेबल ब्लीचिंग एक्शन भी होता है कि जैसे मान लो ये कलर्ड कंपाउंड फिर से कलरलेस में बदल जाता है किसी चीज को मिलाने से, क्योंकि आगे भी ऑक्सीजन ही होता है ना, ऑक्सीजन भी ऑक्सीडेशन ही करता रहेगा, इसको रिडक्शन तो कर नहीं पाएगा। इस कलर्ड कंपाउंड का रिडक्शन तो तुरंत हो नहीं पाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ही होता है, एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन थोड़ी होता है कि कलर्ड कंपाउंड को कलर में बदल देगा। तो इसीलिए कलर्ड कंपाउंड में ही रह जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टेबल ब्लीचिंग एक्शन। तो जो ओजोन जो होता है, अगर किसी कलरलेस कंपाउंड को ओजोन के साथ रिएक्शन करवाते हो तो वो कलर्ड कंपाउंड में बदल जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये एक क्वेश्चन होता है, पूछता है कि जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो कैसे होता है, तो ये कलरलेस से कलर्ड कंपाउंड के कारण ब्लीचिंग एक्शन होता है। ओके, ये एक एक्स्ट्रा लिख दो। यस सर। ये आपसे क्वेश्चन Yes. पूछता है, सिंपल है क्वेश्चन ये आप लिख लीजिए। सबसे पहले समझ में आ गया ये बात, इसको लिख लीजिए। यस सर। और इसके बाद अब आ जाते हैं एलोट्रॉप ऑफ सल्फर में। ओजोन देख लीजिएगा, एक बार एनसीईआरटी भी रीड कर लेना। एनसीईआरटी में भी लगभग यही दिया होगा, आज पढ़ के आप एनसीईआरटी जरूर रीड कर लेना। जैसे आपने यहाँ पढ़ा और तुरंत आप एनसीईआरटी पढ़ लो तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपको लगेगा कि हमको एनसीईआरटी आ रहा है अब समझ में भी आ रहा है, एनसीईआरटी समझ में भी आने लगेगा। आप कॉपी एक बार पढ़ लीजिए और फिर एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, और 2-3 बार इसको पढ़िए। 2-3 बार पढ़िएगा तो आ जाएगा, दिमाग में फिट हो जाएगा। 2-3 बार पढ़ते रहिए बस आप। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए आज की क्लास में, फिर उसको 3-4 बार रीड कर लीजिए, फिर हो जाएगा ना। चलिए आइए एलोट्रॉप ऑफ सल्फर देखते हैं। एलोट्रॉप ऑफ सल्फर, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए एलोट्रॉप ऑफ सल्फर। एलोट्रॉप ऑफ सल्फर, देखो सल्फर के 2 एलोट्रॉप होते हैं मेनली, आपको पता होगा शायद। सर हाँ बोलो। सर एरिजोल्स क्या होता है? क्या? एरिजोल्स जैसे कहते हैं ओजोन में, ओजोन के उसमें कोई एरिजोल स्प्रे या एरिजोल लेयर्स पाई जाती हैं क्या सर? डिफ्लेक्शन लेयर तो होता है, अल्ट्रावायलेट को प्रोटेक्ट करता है। डिफ्लेक्शन एरिजोल? ये ओजोन में डिफ्लेक्शन लेयर होता है ना एक, और एरिजोल अच्छा पता नहीं, एरिजोल का हमें भी नहीं पता है उतना, बट देख लें एनसीईआरटी में लिखा है क्या एरिजोल कहीं पे? नहीं, हाँ, अपने मॉड्यूल में क्वेश्चन था सर, अपने मॉड्यूल में था, ये डीपीपी में भी है। क्या दिया है उसमें? कि एरिजोल मतलब ओजोन, नहीं एलोट्रॉप्स नहीं सर, नहीं, ओजोन में क्या उसमें लिखा था
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो सर उसमें एक था रेफ्रिजरेटर तो करता ही है, दूसरा ऑप्शन था एरिजोल स्प्रे या एरिजोल। प्रोटेक्शन ऑफ एरिजोल, एरिजोल पता नहीं, मुझे भी नहीं पता यार, एरिजोल का एक बार देखना पड़ेगा फिर। एरिजोल ठीक हो सर। सकता है, देख लेना एक बार, यूजेज वगैरह में देख लेना, थोड़ा सा देख लेना, वो उतना मुझे भी नहीं है आइडिया यार। अब वो क्वेश्चन ओके दिया है तो वो एनसीईआरटी में दिया होगा, फिर देख लेते हैं एक बार। एनसीईआरटी में दिया होगा, रुक जाओ मैं देख ही लेता हूँ। एरिजोल बोल रहे हो ना, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा देख लेते हैं, उससे थोड़ा सा मुझे भी पता चल जाएगा ना। ओजोन वाले में है, ओजोन वाले में जो दिया है वो देख लें एक बार। ओजोन कहाँ दिया है? हाँ, सिंपल ऑक्साइड्स में दिया होगा। ओजोन इज अ एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ये तो ठीक है। नॉन रिएक्टिव टू ह्यूमन डिजीज, ये भी मैं बता ही चुका हूँ आपको, ठीक है। एटमॉस्फेरिक 20 किलोमीटर कुछ कुछ लिखा है। फिर O3 को बनाया है और डेल्टा एच हाईली पॉजिटिव बताया है। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन फ्रॉम ऑक्सीजन इन एंडोथर्मिक प्रोसेस नेसेसरी टू यूज अ साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टू इट्स प्रिपरेशन ऑफ द प्रिवेंट इट डिकम्पोज। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मतलब बहुत हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी लिखा, प्योर ओजोन इज पेल ब्लू गैस, डार्क ब्लू लिक्विड, और उसके बाद वायलेट ब्लैक सॉलिड लिखा है। तो ये भी आप लिख सकते हो, ओजोन पेल ब्लू गैस होता है, डार्क ब्लू लिक्विड होता है, और वायलेट ब्लैक सॉलिड होता है, ये एक लिख सकते हो। उसके बाद क्या लिखा है, अनस्टेबल ऑक्सीजन डिकम्पोजिशन एंड ऑक्सीजन NO प्लस O3, ये तो NO2 प्लस O2, ये रिएक्शंस दिया है। वो थोड़ा सा तो दिया है इसमें, सब तो कुछ ज्यादा लिखा नहीं है। फिर ओजोन रिएक्ट्स विद एन एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड solution buffered with a borate buffer, pH 9 iodine is liberated which can be titrated against, ये तो मैं बता ही दिया, सोडियम थायोसल्फेट। दिस इज ए क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ O2, ये तो मैंने बता दिया आपको, ये लिखा है। उसके बाद क्या लिखा है, एक्सपेरिमेंटली हैव शोन दैट नाइट्रोजन, और कुछ लिखा है, तो ये सब बता तो दिया मैंने, इसमें तो और कुछ नहीं लिखा है यार। हाँ, इट इज यूज्ड एज अ जर्मिसाइड, डिसइंफेक्टेंट and for water it is also used for bleaching, ये तो मैं बता ही दिया आपको। फ्लोर स्टार्च, it acts as oxidizing agent in the manufacture of potash, तो कुछ नहीं लिखा यार इसमें यार, देख लेना एक बार। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन तो ऐसे ऐसे होते हैं क्योंकि उलझन सा होता है, लेकिन कभी एक बार आप देख लेना, अपने हिसाब से समझ लेना, ठीक है। तो मेरे पास ओके सर। है ऐसे, तो मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, ऐसा तो क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, लेकिन देख लेना तब भी एक बार, आप एक बार गूगल सर्च कर लेना, या मैं देख लूंगा इसे, मैं ही देख लूंगा। तो एलोट्रॉप ऑफ सल्फर, क्योंकि मुझे भी उतना आइडिया नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे। पी ब्लॉक मुझे भी जितना आता है, एनसीईआरटी थोड़ा सा ज्यादा आता है, बस इतना ज्यादा नहीं आता है कि मैं कोई भी क्वेश्चन बना दूंगा, ऐसा मुझे भी नहीं आता, क्योंकि मैंने भी बहुत पढ़ा है, लेकिन मुझे कोई खास जमा नहीं है, तो मुझे उतना नहीं आता है जितना आप सोच पा रहे होंगे शायद। तो जितना आता है बस काम चलने लायक आता है, बस इतना समझ लीजिए, जिससे क्वेश्चन बन जाता है। एक दो क्वेश्चन आता ही है तो बन जाता है, ऐसे दिक्कत नहीं होता है, मेरे हिसाब से तो बन जाता है, और थोड़ा अनुमान लगा लेता हूँ मैं, उस बेसिस पे बन जाता है, बस इतना समझो आप। क्योंकि ये एक ये जितना आप पढ़िएगा ना, जितना पढ़िएगा उतना कम लगेगा, ये इतना चीज है, कितना कोई पढ़ेगा यार, कितना एक्सेप्शन है, कितना रिएक्शन से कौन पढ़ेगा उतना, वो हो नहीं सकता है। देखो, एक होता है क्रिस्टलाइन सल्फर और एक होता है एमोर्फस सल्फर, दो तो होता ही है। सल्फर के दो फॉर्म होते हैं, एक क्रिस्टलाइन होता है, एक एमोर्फस होता है। क्रिस्टलाइन, ये सॉलिड स्टेट में भी आप सुनोगे, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। एमोर्फस तो आपने सुना भी होगा ऐसे, जी सर। एमोर्फस और क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन सल्फर में दो पार्ट होता है, एक होता है रोहम्बिक सल्फर और एक होता है मोनोक्लिनिक सल्फर, जिसको अल्फा और बीटा सल्फर भी बोलते हैं ना। एक होता है रोहम्बिक, रोहम्बिक सल्फर, रोहम्बिक सल्फर को अल्फा भी बोलते हैं, और दूसरा होता है मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर इसको बीटा भी बोलते हैं। रोहम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर, अल्फा बीटा, और इसमें तीन होता है, एक प्लास्टिक सल्फर होता है, एमोर्फस में होता है प्लास्टिक सल्फर, दूसरा होता है क्लोराइडल सल्फर, और तीसरा होता है रोल सल्फर बोलते हैं, रोल सल्फर। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, अल्फा और बीटा दिया हुआ है, अल्फा बीटा दिया है। तो थोड़ा सा एक बार आप देखेंगे तो एलोट्रॉप ऑफ सल्फर देख लीजिएगा,
ये एसिड के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? रोम्बिक और मोनोक्लिनिक जो होता है एसिड फॉर्म में होता है। S8 किसके फॉर्म में होता है? S8 के फॉर्म में होता है। S8 और एसिड को देखा गया है कि जब एसिड मॉलिक्यूल को 1000 केल्विन पे हीट कर दोगे ना तो वो S2 में बदल जाता है। एसिड को अगर आप एक ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एसिड को 1000 केल्विन पे हीट कर दोगे तो ये S2 बन जाता है। एसिड 1000 केल्विन पे क्या बन जाएगा? S2 बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अब मेरे साथ देख लो तो आपको अल्फा और बीटा के बारे में समझ में। रोम्बिक सल्फर को अगर हम मोनोक्लिनिक सल्फर पे कन्वर्ट करते हैं तो 369 केल्विन लिया जाता है, 369। रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, बोलो। तो रोम्बिक जी सर। मोनोक्लिनिक सल्फर में तो ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ सकता है और कुछ नहीं याद करना पड़ेगा। रोम्बिक सल्फर जो है वो 369, ये इक्विलिब्रियम साइन होता है, मतलब 369 के बराबर पे दोनों इक्विलिब्रियम होता है, 369 केल्विन। तो ये होता है मोनोक्लिनिक सल्फर, ये होता है मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर। तो रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट होता है 369 पे। 369 के ज्यादा पे मोनोक्लिनिक मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? मोनोक्लिनिक। और 369 से कम पे क्या मिलेगा? रोम्बिक। और 369 के पास दोनों मिलेगा, रोम्बिक भी और मोनो, इंटर कन्वर्टेबल होता है रोम्बिक सल्फर टू मोनोक्लिनिक सल्फर। ये बात समझ में आ रहा है क्या? बोलो। रोम्बिक सल्फर मतलब हम लोग रोम्बिक को मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोनोक्लिनिक से रोम्बिक बना सकते यस हैं। कर सकते हैं। अब जो 369 से कम पे रोम्बिक ही मिलेगा आपको। 369 एबव 369 मोनोक्लिनिक सल्फर मिलेगा और बिलो 369 रोम्बिक मिलेगा। तो आप लिख भी सकते हो आप बिलो 369 लिख लो, इसको लिखना है तो थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे मोनोक्लिनिक मिलेगा आपको, तो यहाँ लिख लो बिलो 369। एनसीईआरटी पढ़ लेना थोड़ा सा, आ जाएगा। बिलो 369 रोम्बिक होगा और एबव 369, एबव 369 मोनोक्लिनिक होता है, एबव 369 मोनोक्लिनिक होता है। और जब दोनों के टेम्परेचर 369 पे होंगे तो इक्विलिब्रियम होता है। ओके, अब चलो थोड़ा सा यहाँ जी पे सर। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मुझे बताओ कि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, अल्फा का कि बीटा का? तो बीटा का, बीटा का। बीटा का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पे मिल रहा है, मेल्ट करने के लिए भी हाँ। ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। उस लॉजिक से याद कर सकते हो कि बीटा ग्रेटर देन अल्फा। डेंसिटी बताओगे किसका ज्यादा होगा? डेंसिटी कोई बताएगा किसका ज्यादा होगा? डेंसिटी किसका ज्यादा होगा? सर सर रोम्बिक बीटा का। वाले का ही, बीटा वाले का होना चाहिए सर। सोचो थोड़ा सा, हाँ बेटा। थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो सर याद करने रोम्बिक का का तरीका होगा मिलेगा। सर, क्योंकि सर टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे, तो पर वॉल्यूम सर एटम्स दूर दूर हो जाएंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगा। बस ये लॉजिक लगा दो, क्योंकि आपका मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएगा तो थोड़ा सा उसका डेंसिटी कम हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इस वजह से याद करने का तरीका ये हो जाएगा, अल्फा ग्रेटर देन बीटा कर दो, डेंसिटी में अल्फा ग्रेटर देन बीटा। पूछ सकता है कभी कभी, कभी पूछ सकता है, ऐसे तो बहुत ज्यादा नहीं पूछता है, ऐसे तो मैंने नहीं देखा है कि बहुत ज्यादा पूछ रहा हो, लेकिन तब भी एक बार हमें ध्यान तो रखना ही चाहिए कि डेंसिटी जो होगा अल्फा का बीटा से ज्यादा होगा, अल्फा ग्रेटर देन बीटा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर, आ रहा है। थोड़ा सा देखो, यस कॉपी पढ़ना सर। पड़ेगा, याद करना ही पड़ता है, बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं आ सकता आपके सामने, लेकिन एक थोड़ा सा देख सकते हो कि 369 से ऊपर पे अगर मोनोक्लिनिक है तो उसको मेल्ट करने के लिए भी ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, इसलिए बीटा ग्रेटर देन अल्फा होगा। और डेंसिटी में क्योंकि कम टेम्परेचर पे है तो थोड़ा पास होंगे मॉलिक्यूल, याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं बस, थोड़ा पास होगा मॉलिक्यूल क्योंकि दोनों एसिड फॉर्म में ही रहता है, तो थोड़ा पास होगा मॉलिक्यूल और थोड़ा पास के कारण इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो अल्फा ग्रेटर देन क्या होगा, बीटा होगा। ये एक लॉजिक है, बस याद कर सकते हो आप। डेंसिटी भी याद हो गया, मेल्टिंग पॉइंट भी याद हो गया, कैसे याद हुआ, बस लॉजिक के थ्रू हमने पकड़ लिया, उसको याद कर लिया, तो याद करने का तरीका मिल गया आपको। अल्फा ग्रेटर देन क्या होगा, बीटा होगा। यहाँ तक लिखिए, ये समझ में आ गया आपको? बोलो। यस सर, आ गया। यस सर। के बाद कुछ बातें और कह देते हैं, जो देखो यहाँ पे कुछ बातें लिख लो कि जो एसिड मॉलिक्यूल होता है वो कैसा होता है, पोलर होता है, नॉन पोलर होता है? एसिड मॉलिक्यूल कैसा होता है, पोलर होता है, नॉन तो पोलर? नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन नॉन पोलर। पोलर। तो ये जो हो गया कि जो एसिड मॉलिक्यूल हो गया वो कहाँ सॉल्युबल होगा, नॉन पोलर सर में। वाटर में नहीं होगा, CH2 में। सर CH2 में होगा। बोथ आर एसिड मॉलिक्यूल लिख लो, बोथ आर एसिड मॉलिक्यूल, बोथ आर इन एसिड मॉलिक्यूल, बोथ आर एसिड फॉर्म, दोनों एसिड फॉर्म में ही होता है, बोथ आर इन एसिड फॉर्म, तो दे आर सॉल्युबल, बोथ आर सॉल्युबल, ऐसे लिख लो, बोथ आर सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, बोथ आर सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड।
both are soluble in carbon disulfide. Okay, नॉन पोलर सॉल्वेंट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये नॉन पोलर है ना, इसलिए नॉन पोलर में सॉल्वेंट डिसॉल्व होगा। और इसका एक स्ट्रक्चर एसिड का डब्ल्यू लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है स्ट्रक्चर? डब्ल्यू लाइक। डब्ल्यू लाइक कैसे बनाओगे? डब्ल्यू, डब्ल्यू बनाओ, डब्ल्यू में बना दो, इसको ऐसे बना लो, नहीं इसको ऐसे बना लो, ऐसे डब्ल्यू बनाइए, डब्ल्यू, डब्ल्यू लाइक स्ट्रक्चर होता है। सर दोनों का डब्ल्यू एसिड मॉलिक्यूल है ना, एसिड का स्ट्रक्चर डब्ल्यू होता है। देख लेना, मुझे भी इतना स्ट्रक्चर सही से आएगा नहीं, देखना मिला लेना सही बना कि नहीं बना, ये आप मिला लो। 8 हो गया कार्बन, 8 सल्फर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, सही हो गया, फिर सही बन गया। ये है एसिड मॉलिक्यूल, ये है एसिड इसी मॉलिक्यूल। को बोलते हैं क्राउन शेप वाला, यही है क्या? यही है क्राउन शेप, यही किसी को बोलते हैं, ये एसिड को ही डब्ल्यू लाइक और क्राउन शेप भी बोलते हैं। एसिड मॉलिक्यूल ये है, दोनों का स्ट्रक्चर एक ही जैसा होता है। तो मैंने इसलिए आपको बताया कि याद करने का तरीका हमने बताया कि रोहम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर में डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट कैसे देखोगे, ये आप देख लो, ये आप देख लो कैसे देखोगे, ये आपको समझना है। ठीक है, समझ में आ गया? जी सर। और एक चीज और भी लिख लो, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर भी लिख लो, ये भी लिख लो, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर भी लिख लो, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में इनसॉल्युबल क्यों हो रहा है? क्योंकि वाटर है पोलर और ये है नॉन पोलर, इसीलिए वाटर में क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, समझ में आ गया ये बात? बोलो बोलो, यस। डाउट है? और No, उसके बाद एक चीज और लिख। सर हाँ बोलो। सर थोड़ा नीचे करिए, जहाँ पे ये लिखे हैं कि S8 को 1000 केल्विन में कन्वर्ट करते हैं H2 में। सर एक क्वेश्चन था AI ट्रिपल में, AI ट्रिपल ई का, तो बोले थे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, तो उसमें दूसरा ऑप्शन लिखे थे कि द वेपर एट 200 डिग्री सेल्सियस कंसिस्ट मोस्टली ऑफ S8 रिंग। 200 डिग्री सेल्सियस पे तो एसिड पे रहेगा ही ना। हम 1000 केल्विन बोल रहे थे, 1000 केल्विन का मतलब तुम्हारा 273 माइनस करोगे तो लगभग 660 700 समथिंग, 727 डिग्री सेल्सियस S2 वेपर बनता है, S2 वेपर। अच्छा, मतलब सर 1000 से जब कम रहेगा तो वो सारे S8 में रहेंगे, और जब 1000 से मतलब उसके पहले जाएगा तब वो H2 में कन्वर्ट होगा जैसे पूरा। 1000 केल्विन या 1000 से ऊपर जाएगा तभी S2 वेपर बने। ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ टेम्परेचर, आप देख लेना, एनसीईआरटी में भी ये अच्छा सेम ठीक है। टेम्परेचर लिखा हुआ है। तो 1000 केल्विन पे S2 वेपर बनता है, एसिड 1000 केल्विन पे S2 वेपर के फॉर्म में आता है। तो 1000 केल्विन से नीचे तो वो एसिड ही रहेगा, फिर सल्फर 8 के फॉर्म जी में सर। रहेगा। फिर ये एक चीज अलग से याद कर लेना, ये एनसीईआरटी में ये भी दिया हुआ है। जब स्टेटमेंट पढ़ना शुरू करोगे ना रोहम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर का, तो ये स्टेटमेंट मिलेगा। थोड़ा थोड़ा चीज मैंने आपको समझा दिया है, ये आप एनसीईआरटी से कलेक्ट कर लेना, कर लोगे। और थोड़ा सा जी एक सर। चीज और बता देते हैं तुम्हें, ये एलोट्रोपिक वाला एमोर्फस वाला बता देते हैं कि कोलॉइडल सल्फर क्या होता है और प्लास्टिक सल्फर क्या होता है। तो कोलॉइडल सल्फर जो होता है वो H2S को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है नेसेंट ऑक्सीजन से, जैसे अभी आपने बनाया था ना H2S प्लस O3 जो बनाया था, तो यहाँ से कोलॉइडल सल्फर बनता है। कोलॉइडल सल्फर जैसे आप इसको सरफेस केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ोगे, H2S का ऑक्सीडेशन करना होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंडेंसेशन मेथड होता है। आपने सुना है कभी कंडेंसेशन मेथड? यस सर। उसी तरह से आप इसको ऑक्सीडेशन जब करते हो, कि ऑक्सीडेशन करके क्या बनाएगा? सल्फर बनाता है, सल्फर प्लस वाटर, और इसी को सल्फर को बोलते हैं कोलॉइडल सल्फर। ये सल्फर होता है कोलॉइडल सल्फर, इसी सल्फर को बोलते हैं कोलॉइडल सल्फर, ये होता है कोलॉइडल सल्फर। ठीक है, तो H2S नेसेंट ऑक्सीजन होता है, सल्फर प्लस वाटर बनता है। H2S नेसेंट ऑक्सीजन सल्फर प्लस वाटर बनता है। ओके, यहाँ पे एक चीज और देख लेना, एक चीज छोटा सा यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लेना, तो S2 होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा, ये लिख लेना, S2 पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक, ये लिख लेना। क्यों? क्योंकि S2 O2 के जैसा होता है ना, तो अगर O2 पैरामैग्नेटिक है तो S2 भी क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। तो एसिड को अगर 1000 केल्विन पे गर्म करोगे तो S2 बनता है, और S2 क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। S2 क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। क्लियर है? ये भी एक लिख लेना। और H2S नेसेंट ऑक्सीजन के साथ सल्फर कोलॉइडल सल्फर बनाता है,
ये पूछता नहीं है ऐसे, ये पूछता नहीं है, ये तो हम सरफेस केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ाएंगे। और प्लास्टिक सल्फर जो है कैसे बनता है वो देखो। प्लास्टिक सल्फर को बनाने के लिए एक काम किया जाता है कि प्लास्टिक सल्फर के लिए आप जैसे ये आप एक कंटेनर ले लो, ठीक है, और उस कंटेनर में सल्फर रख दो। उस कंटेनर में क्या करो, सल्फर रख दो, और उस सल्फर को क्या किया जाता है, यहाँ पे सल्फर मान लो है, और इसको हीट किया जाता है। क्या करना है, हीट, गर्म करना है, गर्म। गर्म करके क्या करोगे, जैसे यहाँ पे इसको हीट फंक्शन फ्लेम डालकर यहाँ पे गर्म कर दो, तो क्या होगा, ये गर्म होकर, और इधर आप क्या ले लो, वाटर, दूसरा कंटेनर में वाटर ले लो, और इसको क्या हुआ, जब ये गर्म हो गया और यहाँ पे वाटर आपने लिया है, तो इसको क्या करो, इसमें कलेक्ट करो, इसमें वाटर में यहाँ पे करो सडन कूलिंग करो। सडन कूलिंग, सडन कूलिंग को आप बोलते हैं ना सुपर कूल्ड लिक्विड, जैसा समझते हो आप। तो सुपर कूल्ड लिक्विड जो सडन कूलिंग जब आप करते हो, कोई एमोर्फस सॉलिड होता है वो, उसको बोलते हैं एमोर्फस। तो यहाँ पे आपने सल्फर लिया और सल्फर को क्या किया, गर्म किया, गर्म करने के बाद उसको वाटर में क्या किया, सडन सही कूलिंग एक बार और बता दीजिए। देखो यहाँ पे आपने सल्फर लिया, फिर समझो एक बार, ये एमोर्फस सॉलिड बनाने का तरीका होता है। यहाँ पे आपने सल्फर लिया और उस सल्फर को क्या किया, हीट किया, बहुत गर्म करोगे तो सल्फर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब इस गर्म करने के बाद इसको क्या करो, सडन कूलिंग कर दो। इसको क्या कर दो, सडन कूलिंग। और जब इसको सडन कूलिंग करोगे तो वो एमोर्फस में अरेंज होगा। आपने सुना होगा कि अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में अरेंज होता है, और एमोर्फस सॉलिड जो है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर में अरेंज होता है। जब किसी को भी आप सडन कूलिंग करते हो तो उसको सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। एमोर्फस सॉलिड को सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है। और ये जब आप इसको सडन कूलिंग करोगे तो बनता है प्लास्टिक सल्फर। मतलब उसका अरेंजमेंट जो होता है ना, वो बहुत ऑर्गेनाइज नहीं रहता है, ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट नहीं रहता है। सडन कूलिंग से ऑर्गेनाइज अरेंजमेंट मिलेगा भी नहीं आपको, थोड़ा बिखर जाएगा वो, इसलिए इसको बोलते हैं प्लास्टिक सल्फर। यहाँ से जो मिलता है मुझे प्लास्टिक मिलता है, प्लास्टिक सल्फर बोलते हैं, इसको एमोर्फस बोलते हैं, प्लास्टिक सल्फर। प्लास्टिक सल्फर बनाने का तरीका ही होता है, प्लास्टिक सल्फर को, सल्फर को लेकर हीट कर देना है और उसको वाटर में क्या करना है, कलेक्ट करके सडन कूलिंग करना है। वाटर क्या है, पानी ठंडा है, उसमें क्या करो, गर्म चीजों को डालोगे तो क्या हो, सडन कूलिंग होगा। और जब सडन कूलिंग होगा तो वो पूरी तरह से अरेंज्ड नहीं हो पाएगा, क्रिस्टलाइन नहीं बन पाएगा, एमोर्फस बनता है। सडन कूलिंग को इसलिए बोलते हैं, एमोर्फस सॉलिड को एक नाम से और जानते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। सुना है कभी आपने नाम, एमोर्फस सॉलिड इज आल्सो नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड, सुना है क्या? यस सर, सुपर कूल लिक्विड सुने। सुपर कूल्ड लिक्विड एमोर्फस सॉलिड को ही बोलते हैं। तो यहाँ से बन जाएगा प्लास्टिक सल्फर। अगर आप सल्फर को हीट करो, बर्न करो, गर्म हो जाएगा, गर्म होने के बाद उसको क्या करो, ठंडा कर दो, ठंडा एक बैग करो, एकाएक करो, ठंडा एक एकाएक करोगे तो वो क्या होगा, प्लास्टिक सल्फर बनेगा। ऐसे प्लास्टिक सल्फर बनाया जाता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग होगा कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। नेक्स्ट हेडिंग होगा कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले H2S की, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। H2S एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। और सर कोलॉइडल सल्फर और रोल सल्फर। रोल सल्फर तो कुछ ज्यादा नहीं होता है। से रोल सल्फर जो होता है, जो सल्फर के टुकड़े होते हैं उनको रोल कर दिया जाता है, रोल कर करके ले जाया जाता है। तो रोल सल्फर का अलग से कोई मतलब नहीं है रोल सल्फर का। कोलॉइडल सल्फर तो ये तुम्हारा बन गया ना, जब आप H2S को ऑक्सीडेशन करोगे तो वो सल्फर बनेगा। और ये सल्फर जो होता है, आप कोलॉइड जब सरफेस केमिस्ट्री पढ़िएगा तो एक सल्फर होता है मैक्रोमोलिकुलर, एक मॉलिकुलर मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड होता है, एक होता है एसोसिएटेड Yes. कोलॉइड, और एक होता है माइक्रोमोलिकुलर, माइक्रो yes. मोनोमोलिकुलर एक होता है, एक मोनोमोलिकुलर कोलॉइडल होता है। तो सल्फर बनता है मोनोमोलिकुलर कोलॉइडल, और इसको क्या करते हैं, पॉलीमराइज कर देते हैं। जब पॉलीमराइज कर देते हैं तो कोलॉइडल बन जाता है। नहीं, ऐसा सुना है आपने? तो ये हाँ कंडेंस सर, वो जो साइज में एग्रीगेट होके बड़ा हो जाता है ना थोड़ा सा, उसकी वजह से। तो ये कंडेंसेशन मेथड होता है, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन मेथड। और कंडेंसेशन मेथड का एक केमिकल मेथड है। कंडेंसेशन मेथड का एक केमिकल मेथड है, एक होता है डिस्पर्सन मेथड और एक होता है कंडेंसेशन मेथड। अगर आप सरफेस केमिस्ट्री पढ़िएगा तो एक होता है Yes, sir. डिस्पर्सन मेथड। डिस्पर्सन मेथड एक फिजिकल मेथड होता है और कंडेंसेशन मेथड एक केमिकल मेथड होता है, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन बाय रिडक्शन, बाय ऑक्सीडेशन, बाय हाइड्रोलिसिस, इस तरह से आप कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हो। तो यहाँ पे जो हाँ, H2S का ऑक्सीडेशन करते हो तो जो सल्फर बनता है उसको बोलते हैं कोलॉइडल सल्फर। वो सल्फर बना, मोनोमोलिकुलर बना, और मोनोमोलिकुलर को पॉलीमर करके एसिड बना दिया जाता है, और वो एसिड जो होता है वो कोलॉइडल रेंज में होता है, और वो अगर कोलॉइडल रेंज में होता है उसको बोलते हैं कोलॉइडल सल्फर। तो ये बात हो गई एक प्लास्टिक सल्फर और कोलॉइडल सल्फर। ये Yes. ऐसा क्वेश्चन कभी पूछता नहीं है, लेकिन तब भी एक बार हमें ध्यान तो रखना ही चाहिए। मेरे हिसाब से आपको ध्यान रखना चाहिए, तो आप रख ही लोगे मुझे लगता है। तो अब इसके बाद आता है कंपाउंड ऑफ सल्फर, जिसका नाम है H2S।
H2S कभी भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है। H2S एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन पूछा जाता है एग्जाम H2S से। आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा कि H2S की प्रॉपर्टीज भी पढ़ी होगी। रॉटन एग स्मेल होता है, रॉटन एग स्मेल, तो बच्चा ये खूब पढ़ता है H2S को। यहाँ पे देखो कंपाउंड ऑफ सल्फर, कंपाउंड ऑफ सल्फर अब ज्यादा नहीं है। ऑक्सीजन फैमिली खत्म होने के बाद हेलोजन आसान पड़ता है, हेलोजन आसान बहुत पड़ेगा। हेलोजन में बहुत सारा कंसेप्ट है, हेलोजन का कंसेप्ट पकड़ में आ जाता है और वही क्वेश्चन पूछता है जो आपके कंसेप्ट से आता है वो सब, तो उसमें आपको दिक्कत बहुत कम होगा। और इनर्ट गैस में बहुत कम दिक्कत होगा। इनर्ट गैस में भी वही क्वेश्चन आता है जो कॉपी में लिखवा दिया जाता है, तो उतने में दिक्कत नहीं होगा। हेलोजन और इनर्ट गैस से तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है। इस ब्लॉक से भी आपको टेंशन लेना नहीं है। और पी ब्लॉक में थोड़ा सा सब बस यही चारों हैं, क्या बेटा? सब बस यही चारों ग्रुप है, बोरॉन से लेके ऑक्सीजन तक। तो ऑक्सीजन तक कर लोगे, आसान पड़ेगा, अब आपको दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा देख लो, O3 वाले में दिक्कत है नहीं। और आगे आप H2S पढ़ने जा रहे हो, उसमें भी बहुत दिक्कत नहीं होगा। देखो कैसे बताएंगे आपको, H2S बताएंगे, फिर SO2 बताएंगे, फिर H2SO4 बताएंगे, फिर ऑक्सीजन फैमिली खत्म हो जाएगा। 3 बताना है मुझे, एक H2S बताना यस है, सर। एक ऑक्साइड्स SO2 बताना है, और एक H2SO4 कॉन्टैक्ट प्रोसेस वाला बताना है। यही पूछता ही है H2SO4 वाला, खत्म हो जाएगा। फिर ज्यादा नहीं है, मेहनत नहीं करना है आपको ज्यादा, कॉपी पढ़ लीजिएगा बस हो जाएगा। चलो H2S का पहले प्रिपरेशन देख लो। H2S का पहले क्या करो, प्रिपरेशन देखो। यहाँ पे क्या होता है, Fe जो है FeS, और इसको H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। यहाँ बन जाता है H2S और साथ में बन जाता है FeSO4, H2S प्लस FeSO4। ये देख लो एक बार, H2S प्लस FeSO4, ये प्रिपरेशन होता है। FeS प्लस डाइल्यूट H2SO4 ले लो, ये बन जाता है FeSO4 प्लस H2S गैस के फॉर्म में होता है। इसको यहाँ पे सिंबॉलिक दे दो ऐसे, और यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 ले लेना। तो FeS प्लस डाइल्यूट H2SO4, H2S प्लस FeSO4। क्लियर है ये बात? बोलो, इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा? नो सर। उसके बाद यहाँ पे लिख लो कुछ No, प्रॉपर्टीज लिख लो। थोड़ा थोड़ा बताएंगे, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है इसमें। अब यहाँ पे लिख लो प्रॉपर्टीज में क्या होगा, पहली प्रॉपर्टीज जो होगी वो होगी कलरलेस गैस। ये कौन सा गैस होता है? कलरलेस होता है। पहला प्रॉपर्टीज में तो ये लिखो, कलरलेस गैस। दूसरा प्रॉपर्टीज में लिखो रॉटन एग स्मेल होता है, रॉटन एग स्मेल होता है। H2S स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, बताओगे? H2S वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है? वीक है, सर स्ट्रॉन्ग है सर। वीक एसिड है, वीक है। वीक एसिड है ना। H2S का K1 और K2 एग्जिस्ट करता है, आपने याद किया होगा। बहुत K कम होता है, H2S का K बहुत कम होता है, वेरी लो K होता है, वेरी लेस K होता है। H2S स्ट्रॉन्ग कब कैसे हो जाएगा, आपकी सोचने वाली बात है। H2S कैसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा? H2S एक वीक एसिड होता है क्योंकि उसका K बहुत कम होता है, वेरी लेस K होता है। आपने पढ़ा होगा H2S एक डाइप्रोटिक एसिड होता है। डाइप्रोटिक, ये हम पढ़ाए भी हैं आपको। H2S के लिए मैंने बोला था ये डाइप्रोटिक एसिड होगा, और डाइप्रोटिक वीक डाइप्रोटिक एसिड होगा। तो इसका K1 आपका लगभग 10 के पावर -7 के पास आता है, और K2 इसका 10 के पावर -13 के आसपास आता है। तो वेरी लेस K के बेसिस पे ये क्या होगा, वीक एसिड होगा। और चौथी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो H2S होता है वो लेड एसिटेट को ब्लैक कर देता है। लेड एसिटेट, इट टर्न्स लेड एसिटेट टू ब्लैक ना, सुना कभी? लेड एसिटेट को ब्लैक कर देता है, लेड एसिटेट टर्न्स लेड एसिटेट ब्लैक, लेड एसिटेट पेपर ब्लैक ना, ऐसे लिख लो, टर्न्स लेड एसिटेट पेपर ब्लैक। सुना है आपने कभी? नहीं सुना है? सर इसमें कैटलिस्ट सर, यूज सुनिए होता है क्या? सर। V2O5 सर। V2O5 कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है। लेड एसिटेट का मतलब हो गया PbCH3COO ट्वाइस, और उसमें डालते हो H2S डाल दो, H2S डालोगे ना तो वो PbS बन जाता है। PbS बन गया तो PbS क्या होता है? ब्लैक होता है। यहाँ पे आप अगर ये लिखोगे ना, एक टेस्ट ट्यूब में ले लो और H2S एक टेस्ट ट्यूब में ले लो और इसको डाल दो CH3COO ट्वाइस को H2S के टेस्ट ट्यूब में डाल दो। किसमें डालो? H2S के टेस्ट ट्यूब में। ये दोनों रिएक्ट करके बना लेंगे, PbS बना लेता है, और साथ में बन जाता है CH3COH। और PbS कैसा होता है? ब्लैक ही तो होता है, इसलिए बोल रहा है टर्न्स लेड एसिटेट पेपर ब्लैक। इसको टेस्ट ट्यूब ले लो, आप एक टेस्ट ट्यूब ले लो और इसमें H2S रखो पहले से, और इधर से क्या करो, आप डाल दो PbCH3COO ट्वाइस, और इसमें डालोगे ना तो ये ब्लैक हो जाएगा। तो इसलिए बोल रहे टर्न्स लेड एसिटेट पेपर ब्लैक। ओके,
बोलो, समझ में आ रहा है जी बात? सर जी। ये क्लियर हुआ? हाँ और एक चीज और लिख सकते हो आप, H2S जो होता है सल्फर किस पे है, -2 पे है। और अगर ये -2 पे है तो अपने आप को क्या करेगा, हमेशा रिड्यूस करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा? H2S यहाँ पे है, -2 पे है ना, तो हमेशा तो क्या ये करेगा, 0 पे जाएगा सर। 0 पे जाएगा। मतलब ये अपने आप को, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी तो 0 पे ही जाएगा। तो -2 जो है वो अपने आप को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। इसलिए क्या हो गया, पावरफुल, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट हो गया कि नहीं हो गया, बताओ? इट इज यस पावरफुल सर। रिड्यूसिंग एजेंट। जब खुद को ही ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पे एक पॉइंट और जोड़ लो, इट इज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज पावरफुल, इसी से पकड़ में आ जाता है क्वेश्चन। एक सबसे अच्छी चीज हो जाती है कि अगर आपके पास लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिया है, तो इससे खुशी की बात नहीं हो सकती है कुछ। ये बहुत खुशी की बात होती है, क्योंकि लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट और नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही जाएगा। और ऊपर जाएगा -2 से 0 पे जाने के चांसेस बहुत हैं। तो क्वेश्चन पकड़ में आ जाता है तुरंत। जैसे H2S के साथ कोई भी रिएक्शन देगा ना, तो मैं ये सोचूंगा कि दूसरे वाले को मुझे क्या करना है, रिड्यूस करना है, इसको क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है। तो बस मैं अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन सोचेंगे ना, अगर दिमाग में रिडॉक्स रिएक्शन बन जाएगा तो काम हो जाएगा। तो इट इज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों है ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, क्या है, कौन, कैसे है? देखो, एक एक चीज आप हमेशा दिमाग में फिट कर लो कि अगर आपके पास क्वेश्चन लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आ रहा है, एक लोएस्ट वाला है और दूसरा कोई और है, तो टेंशन नहीं है। फिर लोएस्ट वाला अपने आप को ऑक्सीडाइज ही करेगा और दूसरा वाला रिड्यूस कर जाएगा फिर। और एक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तो हमेशा वो रिड्यूस करेगा। तो इससे जल्दी पकड़ में आ जाता है बस। और थोड़ा याद और थोड़ा अपना दिमाग लगाने से बन जाएगा क्वेश्चन। ये भाई लगाना ही पड़ेगा, तो कुछ भी याद भी करने वाले में थोड़ा दिमाग लगाना ही पड़ता है। ऐसा नहीं कि उसको रट्टा मार के चले जाओ और हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। तो थोड़ा सा दिमाग लगा लो। जैसे अभी ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि ये लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर है। तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन और नीचे थोड़ी जाएगा, ये जब भी जाएगा ऊपर जाएगा। किसी के साथ भी होगा तो सल्फर कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा। तो H2S -2 पे जा सकता है। H2S -2 से कहाँ जाएगा, सल्फर पे, 0 पे। हो गया, कहानी कितनी आसानी से समझ में आ जाएगा ये। अगर मेरे पास H2S का कोई भी रिएक्शन देगा ना, तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुरंत बना दूंगा, H2S को सल्फर पे भेज दूंगा। और एक रिएक्शन तो आपने पहले ही देख रखा है कि H2S अगर O3 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ये तो आपने पहले ही देख रखा है ना। बात समझ जी में आ सर रहा है जी। क्या हो रहा है? यस सर यस सर। चलो, तो अब यहाँ पे थोड़ा H2S का रिएक्शन देखो, ये आपके काम में आ जाएगा, बी ब्लॉक के भी अंदर आ जाएगा काम। तो देखो, अगर आप तुमसे पूछते हैं हम कि एक H2S ले रहे हो आप, और आपने KMnO4 एसिडिफाइड लिया, KMnO4 एसिडिफाइड H+ के साथ, तो क्या बनाओगे? आपके हिसाब से क्या बनना चाहिए, मुझे बता दो प्रोडक्ट, में सर समझ जाओगे, समझ गया, हाँ बोलो। Mn2 प्लस Mn2 प्लस प्लस एस एस, और और आगे सर देख लीजिए क्या बनेगा सर इसमें। आगे और क्या बन जाएगा, एक Mn+2 हो गया, मतलब Mn हाँ SO4 तक जा सकते हो आप, MnSO4 बना सकते हो। Mn+2 बन गया और सल्फर बन गया, मेन प्रोडक्ट है, फिर बैलेंसिंग है, वाटर बन जाएगा, KOH बन जी जाएगा, सर जी वही। एक KOH बन जाएगा। और तो कुछ नहीं कर सकते अपने लोग। तो यहाँ पे आप क्या करो, मेन प्रोडक्ट बनाना होता है। मेन प्रोडक्ट बनने के बाद साइड प्रोडक्ट का कोई टेंशन नहीं होता है। Mn+2 और सल्फर तो बनेगा ही बनेगा, और साथ में आपका बैलेंसिंग है, वाटर प्लस KOH बना दो, वाटर प्लस KOH। यहाँ बनता है एसिडिफाइड KMnO4 के साथ Mn+2 प्लस सल्फर बनता है। तो ये आसान है कि नहीं, देखो सल्फर -2 पे एकदम था, आसान। ये 0 पे चला गया, और ये +7 से था, +2 पे चला गया। फिर आप बताओ, एसिडिफाइड डाइक्रोमेट ले लो, H2S प्लस K2Cr2O7 एसिडिफाइड, बताओ तो क्या बनेगा? Cr3 प्लस प्लस एस, फिर वही बैलेंस कर देंगे। Cr+3 प्लस एस, मेन प्रोडक्ट ही पूछता है। Cr+3 वो तो देख लोगे ना, तुम लोग समझदार हो इतना। -2 से 0 और क्रोमियम +6 से +3, तो तुरंत बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा, कुछ करना पड़ रहा है, बोलो। कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। उसी तरह से आप और देखो, H2S और साथ में O3, ये रिएक्शन अभी आपने पढ़ा है। ये H2S क्या काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का, तो ये ऑक्सीडाइज करेगा। और ये क्या काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, तो ये रिड्यूस करेगा। रिड्यूस करके कहाँ जाएगा, ये S+O2, एस प्लस वाटर, O2 में H2O ना, H2O। H है तो वाटर ना, S+ वाटर। समझ में आ रहा है ये बात, बोलो। जी सर जी। तो अभी देखो, H2S को NO3 के साथ रिएक्ट करवाओ तो थोड़ा, H2S प्लस HNO3 बनाओ तो क्या बनेगा, सर S प्लस HNO2। S प्लस HNO2। HNO2, ये रिड्यूस होगा, एक ऑक्सीडाइज होगा। -2 से 0 और ये +5 से +3 ना,
ऐसे ऐसे बनेगा ना। जी और ये मान लो Cl माइनस रहेगा, ऐसा वाला देखो तो क्लोरीन Cl2 और प्लस H2S, इससे क्या बनाओगे बताओ तो। सर, Cl, देखो ये देखो 0 पे -2 पे, तो ये तो 0 पे जाएगा, हाँ S बनेगा। और ये 0 पे तो -1 पे जाएगा। ये ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा रिड्यूस होगा। अगर H2S रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद को ऑक्सीडाइज किया, तो Cl2 क्या करेगा, रिड्यूस करेगा ना, जी सर, जी जी। HCl बन जाएगा। नहीं, यस सर। R2 प्लस H2S, Br2 प्लस सर H2S, S प्लस HBr, S प्लस HBr। S प्लस HBr, क्योंकि देखो सल्फर -2 पे ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसे बन जाएगा। I2 प्लस जी H2S जी भी सर। HI प्लस S हाँ बन जाएगा। अच्छा बताओ, PbO2 और PbO2 प्लस H2S, इसको क्या बनाओगे। सर PbSO4। नहीं, इसमें PbSO4 नहीं बनता, सब में PbSO4 थोड़ी बन जाएगा। Pb यहाँ पे +4 पे है ना, और यहाँ तो -2, Pb प्लस सल्फर प्लस Pb, PbO, PbO2। सल्फर प्लस PbO2 तो है ही, सल्फर प्लस क्या बनेगा सोचो, Pb प्लस 2 बनेगा सर। सल्फर प्लस Pb प्लस, हाँ सल्फर प्लस PbO +2 बना दोगे ना, सल्फर प्लस PbO। हाँ ये लिख लो आप, इसको लिख लो, इसको आप लिख लीजिए। उस तरह से मान लो सर MnO2 लोगे तो MnO2 एसिडिफाइड ले लो तो H2S के साथ Mn+2, MnO2 और H2S क्या बनाओगे, सर S प्लस Mn2 प्लस। S प्लस Mn+2, हो गया, बन गया प्रोडक्ट, ऐसे बनेगा। H2S एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, चेक कर लो। सर जी, बोलो। जैसे सर हमको कभी भी H2S से किसी चीज का रिएक्शन कराएंगे तो इससे ही समझ में आएगा कि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो अगला वाला ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा, फिर एक को बस मतलब ऑक्सीडाइज करा के दूसरे रिड्यूस करा देंगे। सही, रिडॉक्स रिएक्शन मेन बनता ही है। तो Br2 प्लस जी सर। H2S दे दिया मान लो, तो तुरंत बना देना, सल्फर -2 पे 0 पे जाएगा, और Br 0 पे है तो -1 पे जाएगा, क्योंकि वो रिड्यूस होगा, एक ऑक्सीडाइज होगा तो एक रिड्यूस होना ही चाहिए ना, एक ऑक्सीडाइज होगा ठीक। तो एक रिड्यूस होना ही चाहिए ना, नहीं। चलो, और एक और यस सर, यस सर। H2O2 प्लस H2S क्या बनेगा बताओ तो। सर S प्लस H2O। यस, S प्लस वाटर, S प्लस वाटर हो गया, ऐसे बनाना है प्रोडक्ट। तो अगर आपके किस्मत अच्छा रहा और अगर आपके पास लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ही दे दिया, तो इससे आसान कुछ नहीं होता है। लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला अगर आपको दे दिया और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला दे दिया, तो इससे आसान कुछ होता ही नहीं, पहले समझ लो। और एक चीज आप याद रखना कि जो Mn+7 होता है एसिडिफाइड KMnO4, जब भी एसिडिफाइड KMnO4 लिखा होगा तो वो रिड्यूस होकर Mn+2 में जाएगा, और एसिडिफाइड डाइक्रोमेट रिड्यूस होकर क्रोमियम+3 में जाता है, तो ये याद कर लेना। ये डी ब्लॉक के अंदर भी रिएक्शन आएगा। डी ब्लॉक अगर मान लो ये पी ब्लॉक के क्वेश्चन नहीं है तो डी ब्लॉक में तो दिया ही है ना ये रिएक्शन, H2S प्लस KMnO4 दिया हुआ है एसिडिफाइड KMnO4, H2S प्लस K2Cr2 7 दिया है एसिडिफाइड। तो इसके आप याद कर लीजिएगा, Mn जब मैग्नीज +7 होता है और वो एसिडिफाइड होता है, H+ के प्रेजेंस में Mn+2 जाता है, बेसिक मीडियम में +6 जाता है, और न्यूट्रल मीडियम में +4 जाता है। याद रखिएगा इसको, ठीक है, ओके। और ये डी ब्लॉक में भी लिखवा ही देंगे। तो ये हो गया H2S के रिएक्शंस। H2S आपके NCERT में नहीं दिया था, लेकिन H2S कोई बड़ा चीज नहीं है, आसानी से समझा जा सकता है, H2S के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। देखो दिक्कत फंसता कहाँ है जानते हो, दिक्कत जब फंसता है जब आपके पास इंटरमीडिएट वाला ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, वहीं पे ज्यादा फंसने का चांस होता है। अगर लोएस्ट वाला आ जाए तो दिक्कत नहीं है, हाईएस्ट वाला आ जाए तो दिक्कत नहीं है, तब दिक्कत है ही नहीं, तब तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। और एक्सेप्शन है वो तो याद करना पड़ेगा आपको, एक्सेप्शन है वो तो याद करना पड़ेगा। लॉजिक ये है इसमें, अगर आपको क्वेश्चन आ गया तो बन जाएगा। O3 का कोई भी क्वेश्चन आ गया, बना क्या हो गया। अब थोड़ा सा और थोड़ी बातें बता देते हैं, वो देख लो। H2S जो होता है, H2S जो होता है, इसमें एक नेसेंट हाइड्रोजन होता है। तो ये क्या करता है, जो कलर्ड कंपाउंड होता है, जो कलर्ड कंपाउंड होता है, जैसे कोई कलर्ड कंपाउंड को क्या करता है, कलर्ड को रिडक्शन करा देता है, कलर्ड को रिडक्शन करा देता है। कलर्ड कंपाउंड को क्या करेगा, रिडक्शन, रिडक्शन से क्या बना देगा, कलरलेस, क्या बना देगा, कलरलेस। और ये दिक्कत क्या होता है कि जो कलरलेस बन जाता है, लेकिन एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फिर से इसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, कलर। तो इसलिए इसको ब्लीचिंग एक्शन तो बोलेंगे, लेकिन अनस्टेबल ब्लीचिंग एक्शन होता है, स्टेबल नहीं होता है ये। क्यों नहीं होता है, क्योंकि कलरलेस में बदलेगा, और कलरलेस के साथ ऑक्सीजन O2, क्योंकि एयर में क्या होता है, एयर में O2 होता है,
तो इसको फिर से कलर्ड बना देगा। इसीलिए ये ब्लीचिंग तो शो करता है, बट अनस्टेबल ब्लीचिंग एक्शन होता है यहाँ पे। क्या होता है? अनस्टेबल ब्लीचिंग एक्शन। यहाँ पे ब्लीचिंग एक्शन तो होगा, लेकिन अनस्टेबल ब्लीचिंग एक्शन होता है। क्यों? क्योंकि ये रिडक्शन करके कलरलेस में बदलेगा, और कलरलेस जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर फिर से क्या बना लेगा? कलर्ड बना लेगा। तो इसलिए ये अनस्टेबल ब्लीचिंग एक्शन होता है। तो ये पूरी पॉइंट्स आपके सामने, इन्हें याद करिए, देखिए। फिर आता है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं SO2 की और H2SO4 की। बस कंप्लीट हो जाएगा ऑक्सीजन फैमिली। लिख लो इसको, पहले लिख लो इसको। तो ज्यादा टेंशन की बात अब नहीं है, ज्यादा टेंशन की बात नहीं। कल हम खत्म भी करके हैलोजन फैमिली शुरू भी कर देंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म कर देंगे, और एक क्लास में पूरा हैलोजन हम खत्म कर देंगे। मतलब आप मंडे को पूरा हैलोजन खत्म हो जाएगा, और इनर्ट गैस एक क्लास में खत्म होगा। ट्यूजडे को आपका पूरा खत्म हो जाएगा ये पूरा पी ब्लॉक, और डी और एफ ब्लॉक एक क्लास, 2 क्लास मान लो, डी और एफ में 2 क्लास लग ही जाएगा, तो 2 क्लास वो तो खत्म हो जाएगा ये पूरा ब्लॉक केमिस्ट्री आप। उसके बाद फिर हम शुरू तुरंत कर देंगे क्या? सॉलिड स्टेट। पहले क्या पढ़ोगे? नहीं, मेटलर्जी, मेटलर्जी। हाँ, पहले मेटलर्जी, यस मेटलर्जी पहले पढ़ लेंगे। मेटलर्जी में 3 से 4 क्लास लगेगा, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या चलेगा? सरफेस केमिस्ट्री। उसके बाद सॉलिड इधर स्टेट। का सब खत्म कर दीजिए, क्या? इधर का सब खत्म ही कर दीजिए, इधर सरफेस केमिस्ट्री में चीजें सब पढ़ा दीजिए। नहीं, सब खत्म कर ही देंगे, खत्म करना ही है, वो जरूरी है। लेट करने से कोई फायदा थोड़ी है। सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट और ये मेटलर्जी और एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा पढ़ाना है, थोड़ा सा ही पढ़ाना है। यस एटॉमिक, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर्स एटॉमिक मॉडल तुम लोग को तो हिस्ट्री तो लिखवाना नहीं है, ड्रॉबैक क्या है ये सब तो लिखवाना नहीं है। सीधे बोर्स पढ़ाएंगे, हेजनबर्ग, डी ब्रॉगली, और उसके बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो वो 3 क्लास में लगभग हो जाएगा। सॉलिड स्टेट 4 क्लास में खत्म कर दो, थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे सॉलिड स्टेट। सरफेस केमिस्ट्री 4 क्लास मान लो, 4 4 8, 3 11, और कितना हो गया? 3 11 और 3 क्लास मान लो मेटलर्जी के लिए, 14 क्लास अभी और 14 15 16 क्लासेस चाहिए, और तब जाकर खत्म हो जाएगा। इस महीने तक हो जाएगा सर। इस महीने तक हो जाएगा पूरा, 100% हो जाएगा इस महीने तक, इसका टेंशन नहीं है। और 15 क्लास, सर 15 क्लास लगेगा बस। अब कल परसों नरसों तो ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे ना सर? संडे को नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, कल ऑर्गेनिक पढ़ोगे, कल इसको पढ़ लो ना, इसी को खत्म कर देते हैं ना अभी। हाँ, इसको खत्म कर दीजिए ना। इसको खत्म कर देते हैं, डीएफ ब्लॉक के बाद 1-2 दिन फिर ऑर्गेनिक पढ़ा देंगे। फिर इधर ऑर्गेनिक में तो अब पकड़ में आ ही गया ना रिएक्शन, तो अब तो लगभग चीजें ठीक हो ही गई है ऑर्गेनिक का। लेकिन ट्यूसडे को खत्म हो जाएगा तो उधर पढ़ा दीजिएगा, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे उधर ऑर्गेनिक पढ़ा दीजिएगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक का वही कर लेंगे। ऑर्गेनिक का तो ऐसे भी आप थोड़ा कंसेप्ट तो क्लियर हो ही गया ना, ऑर्गेनिक का बच गया बहुत। अरे सर ऐसे ना करिए सर, अब आप सर कंप्लीट पढ़ाइएगा, ऐसे नहीं ऑर्गेनिक। मैं पढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ, वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ऑर्गेनिक का लगभग कंसेप्ट तो थोड़ा क्लियर हो ही गया है ना, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ऑर्गेनिक पढ़ाने में। ये मैं बोलने का मतलब मेरा ये है कि ऑर्गेनिक पढ़ाने में टाइम नहीं लगेगा, हो जाएगा। तो इसको पहले खत्म कर लो ना, ये वाला खत्म हो जाएगा तुम्हारा, ठीक ही रहेगा, टेंशन फ्री हो जाओगे। अब ब्लॉक केमिस्ट्री को अब ज्यादा नहीं खींच सकते हम लोग। एक बार ब्लॉक केमिस्ट्री खत्म हो जाए, उसका रिविजन करते रहना, और उसके बाद फिर हम आपका मेटलर्जी वाला पार्ट शुरू कर लेंगे, और जैसे 2 क्लास ऑर्गेनिक का भी चलाते रहेंगे तो हो जाएगा उसके, और कोई टेंशन लेना नहीं है। ऑर्गेनिक तो देखो तुम्हारा, अब ये अगर ये वाला पूरा पार्ट खत्म हो जाता तो ऑर्गेनिक तुम ऐसे भी पढ़ लेना हमसे, उसका दिक्कत ही नहीं है। इधर वाला खत्म हो जाएगा तो टेंशन फ्री हो जाएंगे ना, नहीं? तो ऑर्गेनिक का तो फिर ऐसे भी रिवीजन क्लास उधर का चलेगा ही चलेगा, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक आप मुझसे पढ़ ही सकते हो। और ऐसे भी एग्जाम तो अगस्त में भी होगा, तब भी आपका सिलेबस कंप्लीट ही रहेगा, और सब सिलेबस लगभग जून में सब खत्म हो जाएगा। लगभग पूरा सिलेबस आपका जून में खत्म हो ही जाएगा, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपका लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल लेना, 1 घंटा डेली पढ़ लेना, थोड़ा हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और इसमें कुछ पढ़ाई देंगे, ORM तो खत्म हो ही जाएगा, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म तो खत्म कर ही देंगे, इसी बीच में खत्म कर देंगे। तो उसके बाद वाला जो क्या बचेगा, ज्यादा कुछ बचता नहीं। ORM खत्म हो जाने के बाद मैक्सिमम पार्ट खत्म हो जाता है। फिर फिनॉल, एनिलीन, एरोमेटिक कंपाउंड, उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले में तो याद करना रहता है, तो हम हाईलाइट कर देंगे तो हो जाएगा। और उसके बाद कार्बोनिल कंपाउंड, बस खत्म। कल क्या पढ़ाएंगे? कल यही पढ़ा देंगे, इसको खत्म कर देना, बीच में छोड़ के क्यों रखना है इसको, थोड़ा सा ही बाकी है। हाँ सर, खत्म कर नेक्स्ट क्लास में दीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 पढ़ा देंगे, H2SO4 पढ़ा देंगे, और हैलोजन फैमिली शुरू कर देंगे। तो कल का क्लास हैलोजन फैमिली के लिए भी होगा, और हैलोजन फैमिली आसान पड़ेगा, बहुत आसान पड़ेगा, इससे आसान है हैलोजन, ठीक है। सर इसका डिस्कशन सर 1-2 दिन बाद करिएगा सर, एनसीईआरटी पढ़ के तब क्वेश्चन लगाएंगे तो टाइम लग जाएगा। हाँ, एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, कॉपी पढ़ लीजिएगा पहले, फिर एनसीईआरटी पढ़िएगा। कॉपी तो पढ़िएगा, फिर एनसीईआरटी पढ़ेगा, तो एनसीईआरटी के लगभग आपको लाइन लगभग एनसीईआरटी का मिल जाएगा,
क्योंकि मैंने एनसीईआरटी के लैंग्वेज मतलब एनसीईआरटी के तरह से ही पढ़ाया आपको, उसी के सीक्वेंस में ही पढ़ाया है हमने। सीक्वेंस भी मैंने एनसीईआरटी का ही रखा है यहाँ पे, तो उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर ठीक है, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बेटा, थैंक यू सर। ओके बेटा।